वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी चर्चा। तो आज एक बड़ी अहम और बड़ी इम्पॉर्टेंट जजमेंट मेरे नोटिस में आई। ये इसमें डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ डिस्कस किए गए हैं, अप्रिशिएट किए गए हैं, और ये कुछ इंडियन एविडेंस के रिलेटेड है, कुछ क्रिमिनल ट्रायल जो होता है और एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस क्या है, और ये क्रिमिनल अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कैसे पेश की जाती है, फाइल की जाती है, और हाई कोर्ट में क्या प्रोसीजर है एक्विटल अपील का, और क्या किन केसेस में एक्विटल अपील दायर होती है। ये सारी चर्चा आज हम इस जजमेंट के रिलेटेड जो भी पॉइंट आएंगे, लॉ पॉइंट आएंगे उसमें, तो ये डिस्कस करेंगे। जजमेंट का टाइटल है सुब्रया मन्या वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो ये सीजीआई उस वक्त के थे उदय उमेश ललित, जुजू ललित, और उनके साथ थे जस्टिस जेवी पर्दीवाला। तो ये जजमेंट जो इसका टाइटल है, ये आप कह सकते, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है, और ये 2022 ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। तो ये थोड़ा सा मैंने टाइटल आपको बता दिया, थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूं कि इसके जो इसमें मैंने क्या क्या पॉइंट, लॉ पॉइंट, और इसका जो ब्रीफ है, नोट्स हैं, ताकि ये मेरे दर्शक इसको समझ सकें कि क्या क्या इसमें ब्रीफ नोट्स में क्या क्या पॉइंट लॉ के डिस्कस हुए हैं। तो हम पहले उस पर आते हैं, फिर मैं प्रोसिक्यूशन केस की क्या स्टोरी थी, क्या केस था, और इसमें क्या इसमें फैक्ट्स क्या थे, एलिगेशन क्या थे, क्या प्रूव हुआ, क्या ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, एपलेट कोर्ट ने क्या किया, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास क्या इसमें हुआ, ये सारा मैं डिटेल में बताऊंगा। तो पहले थोड़ा सा ब्रीफ नोट में बता देता हूं। इंडियन एविडेंस की एक्ट 1872 अभी ये भारतीय ये साक्ष्य अधिनियम के तहत रिप्लेस हो चुका है। इसकी ये जजमेंट पुरानी है, इसलिए जी इस जो इसकी सेक्शन 30 को डिस्कस किया गया है इस इंडियन एविडेंस एक्ट की इस जजमेंट। उसमें कहा गया कि कन्फेशन ऑफ ए ट्रू अक्यूज्ड। आपको जनरली दर्शकों ये पता होगा जो भी कि ये कन्फेशन जो बहुत किस्म के कन्फेशन है, एक मैजिस्ट्रेट के पास है कन्फेशन है, एक आप कह सकते हो पुलिस के पास कन्फेशन है, वो एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं होता। जो मैजिस्ट्रेट के पास है वो एडमिसिबल और सब्सटेंटिव समझा जाएगा, जिसने कन्फेशन किया है। आगे मैं बड़ा इसको ब्रीफ में करूंगा। और कुछ ये कन्फेशन होते हैं जो को एक्यूज्ड होते हैं, जिसमें सेक्शन 30 इंडियन एविडेंस के जद में आता है, उसके एम्बिट में आता है। तो उसमें क्या है कि को एक्यूज्ड अगर कोई कन्फेशन करे, तो अगर जॉइंट ट्रायल हो, तो दूसरा जो एक्यूज फेस कर रहा है और जो को एक्यूज ने अपने आप को इन्वॉल्व किया उस कन्फेशन में, इनक्रिमिनेट अपने आप को भी किया और दूसरे को भी किया, उसकी क्या एविडेंस है, वैल्यू है, एविडेंस की वैल्यू क्या है। उसमें है कि अगर खुद जो हुआ है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस समझा जाएगा, अगर कोई कन्फेशन करता है मैजिस्ट्रेट के पास। तो अगर सेक्शन 30 कहती है अगर को एक्यूज के करता है कोई, तो वो उसके खिलाफ, जो को एक्यूज है उसके खिलाफ सब्सटेंटिव corroborative पीस ऑफ एविडेंस आप कह सकते हो। सब्सटेंटिव एविडेंस और भी चाहिए, और ये एक जो सेक्शन 30 के तहत जो कन्फेशन है वो उसको आप corroborative पीस ऑफ एविडेंस कह सकते हो। और थर्ड है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा विच इज नॉट मेड बिफोर ए जुडिशियल अथॉरिटी। वो किसी डॉक्टर के पास है, किसी राहगीर के, किसी अपने दोस्त के पास कभी कोई क्राइम होता है, तो एक्यूज्ड अपने नज़दीकी को बताता है, वाइफ को बता देता है, हस्बैंड को बता देता है, जहाँ किसी नज़दीकी को। और जब वो क्राइम करके आ रहा था, रास्ते में को मिलता है, तो जो उसके जो कंडीशन देख के पूछते हैं भाई कहाँ था, क्या है, ये क्यों हुआ, ब्लड स्टेन क्लोज क्या है, हाथ में क्यों वेपन ऑफेंस है। तो उस वक्त जो कई बार कन्फेशन कर देता है जो अक्यूज्ड, उसको हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। वो भी एक वीक काइंड का कन्फेशन माना जाता है। हाँ, उसमें कंडक्ट है,
सेक्शन 8 है आपका कि उस वक्त क्या देखा और वो क्यों कई बार भाग रहा होता है। तो ये सारी बातें ये आप इंडियन एविडेंस एक्ट में आपको मिल जाएंगी। तो इस जजमेंट में भी काफी ये डिस्कस हुई है। तो क्रिमिनल ट्रायल जो है ये जो है इसको जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे है, जहां चेन कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें और सर्कमस्टांशियल एविडेंस का जो केस होगा उसमें मोटिव प्राइम कंसिडरेशन है, ये भी प्रोसिक्यूशन को साबित करना है। तो जो डायरेक्ट एविडेंस वाला वो मोटिव नहीं भी साबित करेगा तो इमटेरियल होता है। लेकिन जहां सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे सारा केस बेस है वहां ये मोटिव भी साबित करना है। तो सर्कमस्टांस की चेन कंप्लीट होनी चाहिए और एक ही हाइपोथेसिस ड्रा होने चाहिए with regard to guilt of the accused। तो थोड़ा सा कहूँ, all the circumstances so established means established during trial of the accused by the witnesses। चाहे वो विटनेस ऑब्वियसली जो सर्कमस्टांस के होंगे ये कोई आई विटनेस ही होगा, ये सारे हालात के विटनेस होंगे, चेन ऑफ एविडेंस होगी, पर इतनी चेन कंप्लीट होनी चाहिए कि मस्ट बी ड्रा ए कंक्लूसिव नेचर होना चाहिए जो सर्कमस्टांस है, एक ही बात करें तो एंड कंसिस्टेंसी होना चाहिए, जो कंसिस्टेंसी उनमें जो अब चेन ऑफ एविडेंस है ओनली विद द हाइपोथेसिस ऑफ द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड, और कोई दूसरी थ्योरी डॉक्ट्रिन ऑफ दिस सर्कमस्टांशियल एविडेंस में आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कन्विक्शन तभी होगी अगर ओनली टू इररेसिस्टिबल कंक्लूजन पे पहुंचता है, अगर कोर्ट दैट द अक्यूज्ड इज alone is the perpetrator of the crime in question। जो भी क्राइम जो भी है, जो क्राइम है, एलिगेशंस हैं, तो उसमें यही है कि ये जो इन्फ्रेंस ड्रॉ करना है किसने, जो ट्रायल कोर्ट है, एप्रिशिएट एविडेंस करके कि भाई एक ही इन्फ्रेंस निकलता है कि ये अक्यूज्ड प्रिपरेटर ऑफ क्राइम है, इसी ने ही क्राइम किया है और कंप्लीट चेन होने चाहिए, कोई ब्रेकेज नहीं होने चाहिए। जी है, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, बिग टाइप ऑफ एविडेंस है एंड रिक्वायर्स एप्रिसिएशन विद ग्रेट डील ऑफ केयर एंड कॉशन, और वेयर एन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज सराउंडेड बाय सस्पिशियस सर्कमस्टेंस, जो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पाया, its credibility becomes doubtful and it loses its importance like the case in hand, जो इस केस में पहले मैंने जवाने बता दिया। तो कोर्ट्स जनरली लुक्स फॉर एन इंडिपेंडेंट रिलायबल corroboration before placing any reliance upon an extra judicial confession। ये एक जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, corroborative piece of evidence होता है, तो इसके और भी एविडेंस होने चाहिए और ये भी एक एविडेंस उसमें आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 27 आपको याद होगा, ये एक्सेप्शन है सेक्शन 24, 25, 26। तो ये क्या है कि इसमें है कि एक तो आपको कोई स्टेटमेंट देनी है जिससे डिस्कवर हो कोई चीज, कोई फैक्ट, तो वो प्रूव करने का एक बड़ा, इसमें भी एक बहुत हार्ड एप्रिसिएशन चाहिए। तो ये मैं थोड़ा सा हाउ द लॉ एक्सपेक्ट दैट द, जो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस जो सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को की एप्लीकेबिलिटी में क्या कैसे किया, क्या फर्क था, कैसे उन्होंने कहा एप्लीकेबिलिटी करनी चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा लिखा है। हाउ द लॉ एक्सपेक्ट दैट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू ड्रा द डिस्कवरी पंचनामा एज कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 27 कंडीशंस नेसेसरी, क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 27, मतलब देयर मस्ट बी ऑल द इंग्रेडिएंट्स व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 27, जो उसकी जद में आता है, जो उसके तहत वो पूरा होना चाहिए फॉर मेकिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 27। Mere discovery cannot be interpreted as sufficient to infer authorship of concealment by the person who discovered the weapon। में अगर वेपन कोई जे रिकवर हो जाता है तो ये नहीं समझा जाएगा कि उसने ही कंसील किया है। ये जो हो सकता है
कई सर्कमस्टांस ऐसे होते हैं बिल्कुल चेन और ऐसा लगना चाहिए एविडेंस, और इस केस में जो अप्रिशिएट किया उसमें ये कंप्लीट एविडेंस नहीं थी, डाउटफुल था वो पूरा जैसे सेक्शन 27 की जो एप्लीकेबिलिटी की थी हाई कोर्ट ने इस केस में, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने इस केस में ये एक्विटल किया था अक्यूज का, जो भी थे अक्यूज थे, तो हाई कोर्ट ने रिवर्स की थी फाइंडिंग, कन्विक्शन की थी। तो ये जो जजमेंट है, जो क्रिमिनल अपील है, ये हाई कोर्ट के कंप्यून जजमेंट एंड ऑर्डर कन्विक्शन था। तो इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये जो सेक्शन 27 की एप्लीकेबिलिटी प्रॉपरली नहीं की थी हानेवल हाई कोर्ट ने, और उन्होंने जो ट्रायल कोर्ट ने कहा था उसके बारे में पॉइंट वाइज जो अपनी डिसीजन दिया था, जो क्वेश्चंस आंसर किए थे टचिंग जो एविडेंस थी ऑन रिकॉर्ड, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस थी, उसको अप्रिशिएट करते कंसिडर करते, तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की है। तो ये एक कंडक्ट की बात हुई इंडियन एविडेंस एक्ट में। देखिए लॉ पूरा आप जो इसमें है, और पर्टिकुलर लॉ एविडेंस जो है इसमें बड़ा अप्रिशिएट किया जजमेंट में, तभी मैंने इसको चूज किया जजमेंट। क्योंकि सबसे जो प्रॉब्लम आती है ना, जजेस को अप्रिशिएट करते और एडवोकेट कोर्ट्स को आर्गू करते हुए, और जो हमारे प्रोफेसर टीचर्स हैं इनको जो अपनी बच्चों को समझाते हुए, लॉ ऑफ एविडेंसेस वेरी, इसकी एप्रिसिएशन कैसे है, कहाँ एप्लीकेबल है, ये एक बड़ा टीडियस जॉब है। तो इसलिए मैंने इसको चूज किया। सेक्शन 8 है, ये कंडक्ट ऑफ द एक्यूज लोन though may be relevant under section 8 of the evidence act cannot form the basis of conviction। तो ये कंडक्ट है, ये itself cannot be a basis of conviction। हाँ, कंडक्ट आपको थोड़ा सा corroborative एविडेंस आप कह सकते हो कि भाई ये एक corroborate एविडेंस, बट कंडक्ट कहीं एक्यूज का ये नहीं है कि उसी पे टोटली आप जजमेंट, अपनी जजमेंट या कन्विक्शन बेस कर सकते, ऐसा नहीं होता है। तो ये केस क्या था, एक कॉन्स्पिरेसी और ये अक्यूज्ड के दरमियान हुई। तो ये इलिसिट रिलेशनशिप में था। जो मेन अक्यूज्ड है ये सुब्रया मान्या, जो एपिलेंट है सुप्रीम कोर्ट में, और किसके साथ था, गौरी के साथ, ये अक्यूज नंबर 2 है। और इन्होंने किसका कत्ल किया, किसका मर्डर किया, ये किया था कमलाम्मा, जो एक पड़ोसी थी गौरी की। तो उसको इलिसिट रिलेशन इनका पता था और वो पसंद ना करती थी, किसका, सुब्रमण्य और ये जो इसका था गौरी का था, ये कमला जो अम्मा थी, कमलाम्मा। तो इसने इसको फिर इसकी कॉन्स्पिरेसी की गई, और वहां गए, जो वहां वो अकेली रहती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसको वहां पे क्लब मारा, और उसको मतलब शी वाज, और उसके ऑर्नामेंट्स उसको हिट किया क्लब से और उसको मार दिया वहीं पे। और उसकी डेड बॉडी भी आफ्टरवर्ड्स रिकवरी हुई है। मिसिंग रिपोर्ट के बारे में भी बात हुई है। तो जब डेड बॉडी ही छुपा दी थी इन्होंने, तो जो एलिगेशन है जो और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं पाया था। तो उसके बाद ऑर्नामेंट्स जो लिए, उसके जो बियर किए थे, जैसे ईयर रिंग था, जो ये ईयर जो दूसरा नोज होगा, स्टड जो भी थे, तो चेन थी, तो वो एक ज्वेलर्स को बेचा था इन्होंने। तो वो रिकवरी हुई ज्वेलर से एट द इंस्टांस ऑफ ये जो अक्यूज था सुब्रमण्य। ये भी एक एलिगेशन हैं इसमें जो प्रूव नहीं हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के क्लोज की रिकवरी है। कुछ सेक्शन 27 के बारे में जैसे मैंने ऊपर किया है जिक्र। तो मेन जो हमारा, तो इसको क्या है, इसने इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि भाई जो हाई कोर्ट को ना, जब एक्विटल अपील है, तो एक्विटल अपील में ऑब्वियसली अक्यूज्ड हैज बीन एक्विटेड बाय द ट्रायल कोर्ट, तो उसके पास जो विटनेस की एप्रिसिएशन का ज्यादा चांस होता है, जैसा अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि वो डिमिनियर ऑफ द विटनेस भी कैसे बयान दिया, क्या था उसके पास। फर्स्ट जो कोर्ट होता है जिसने ट्रायल भी होल्ड किया और जजमेंट, तो वो बातें भी इसने एक लिखा और कहा कि जहां डबल जो है, जो इनोसेंस जो प्ले करती है, जो प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस, ये है कि जनरली स्पीकिंग, जो आपको पता है
कि जो क्रिमिनल ट्रायल में, किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में ये समझा जाता है कि जो कुछ स्पेशल केसेस हैं, जो स्पेशल ट्रायल हैं, कुछ स्पेशल एक्ट्स हैं जिसमें कुछ बर्डन एक्यूज पे भी रखा जाता है। जनरली स्पीकिंग जो बर्डन प्रोसिक्यूशन पे होता है, तो प्रोसिक्यूशन में के ये है कि एक्यूज इनोसेंस है, तो उसको प्रोसिक्यूशन को साबित करना। तो इसमें इस जजमेंट में ये भी आया कि भाई एक तो ये प्रिंसिपल है जो मैंने बोला, और दूसरा है कि जो नीचे वाली कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने एक्यूट किया, ये भी एक पॉजिटिव स्टेप जो वो जाता है किसके हक में, एक्यूज के। और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उसको बड़ा इसमें जो इक्विटल अपील है, तो उसका जो एरिया अब जो उसका एप्रिसिएशन का ढंग है, और जो ग्रे एरिया है, जो कि जो एविडेंस है, और पर्टिकुलरली सर्कमस्टांशियल एविडेंस, तो चेन कंप्लीट है। ये सारा बड़ा डीपली और कॉशियसली इसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, ये भी है। और काफ़ी जजमेंट्स इसमें रेफर की गई हैं। तो ये जो जजमेंट आपको, एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट थी, शियो स्वरूप वर्सेस किंग एम्परर, ये प्रीवी काउंसिल की जजमेंट है। ये भी किया है कि हाई कोर्ट को जब एक्विटल अपील हो उसके पास हो, तो उसको कैसे उस एक्विटल अपील को डील करना चाहिए। ये जो प्रीवी काउंसिल की जजमेंट है, पुराने जजमेंट, और उसको कई बार सब्सिक्वेंटली अडॉप्ट किया गया है, तो ये भी उसमें आई है। High Court should and will always give proper weight and consideration to such matters, the views of the trial court as to credibility of the witnesses, the presumption of innocence in favor of the accused, a presumption certainly not weakened by the fact that he has been acquitted at the first trial. At his trial, first trial, जो पहला ट्रायल हुआ, उसने ये भी एक कंसिडर में रखना चाहिए while dealing with the acquittal appeal by the Honorable High Court. तो ये भी है, राइट हैज अक्यूज्ड टू द बेनिफिट ऑफ एनी डाउट। तो वो पहले भी है जो प्रिंसिपल ऑफ जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का है, स्लोनेस ऑफ एन एपेलेट कोर्ट इन डिस्टर्बिंग द फाइंडिंग फैक्ट अराइव्ड एट बाय ए जज। जो ट्रायल जज की फाइंडिंग है, तो जनरली ये है कि थोड़ा स्लो होना चाहिए जो एक्विटल अपील में हाई कोर्ट को, ये भी सारी बातें। और शियो इसको फॉलो किया है चंद्रप्पा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में, एटले वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सनवंत सिंह है, स्टेट ऑफ राजस्थान है। ये वो जजमेंट एमजी अग्रवाल हैं, ये सारे जजमेंटें यही हैं इसी के बारे में। तो ये एक तो दूसरा ये जो इम्पॉर्टेंट पैरे हैं जो इसके मैंने जो आपके सामने हैं जो इस जजमेंट के हैं, तो जो आप दर्शक देख सकते हैं, ये 24, 25, 35, 36, 37, 46, 62। तो मैं सीधा 46 जो पैरा है, ये थोड़ा सा क्रक्स है जो एप्रिसिएशन इन्होंने की। हैविंग गॉन थ्रू द एंटायर इम्प्यून जजमेंट पास्ड बाय द हाई कोर्ट, वी डू नॉट फाइंड एनी सेटिस्फैक्शन रिकॉर्डेड देयरिन दैट द फाइंडिंग ऑफ द ट्रायल कोर्ट आर पल्पेबली रॉन्ग। ये ऐसा जिक्र करना चाहिए हाई कोर्ट ने अपनी मैनिफेस्टली इरोनियस और डेमोन्स्ट्रेटिवली अनसस्टेनेबल, ऐसा कोई जिक्र हाई कोर्ट ने नहीं किया है जो सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 46 में लिखा। इन एब्सेंस ऑफ सच सेटिस्फैक्शन, द हाई कोर्ट इन अवर ओपिनियन शुड नॉट हैव डिस्टर्ब्ड ए वेल रिजन्ड जजमेंट ऑफ द एक्विटल पास्ड बाय द ट्रायल कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग थी, जजमेंट थी, उसको वेल रिजन पाया है। वी शैल असाइन रिजन hereafter by the High Court should not have disturbed the acquittal record। ये एक थोड़ा सा ये उन्होंने अपना क्रक्स 46 पैरा में दिया। तो मैं लंबा हो जाएगा एपिसोड में, थोड़ा इसको मैं सीधा आपका कंक्लूजन जो इसमें है, जो पैरा 46 भी इम्पोर्टेंट है, सीधा आ जाता हूँ पैरा 92, 93 और 94, 95 जो कंक्लूजन लॉस में ड्राई। मैंने तो समरी आपको दे दी है कि जो पॉइंट ऑफ जो इंटरप्रिटेशन लॉ के डिस्कस थे, एप्रिशिएशन की है, तो वो मैंने वो पहले ही डिस्कस कर दिया। हाँ, एक मोटिव बड़ा है, वो मैंने पहले कहा कि मोटिव जो है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस में बहुत जरूरी है। उसके बारे में पैरा 90, 91 में जिक्र किया और रेलेवेंट जजमेंट भी दिए हैं।
तो 92 से मैं स्टार्ट करता हूँ। Thus, even if it is believed that the accused appellant had a motive to commit the crime, तो motive is not sufficient. सिर्फ motive होना, the same may be an important circumstance होता है in a case based on circumstantial but cannot take the place as a conclusion. उसको आप conclusive proof नहीं समझा जा सकता कि यहाँ पे थे कि illicit relation में थे, उसको पसंद नहीं करती थी, तो इसलिए उसको उन्होंने उसका मर्डर कर दिया, तो ऐसा उन्होंने कहा ये नहीं है। तो the trial court rightly disbelieved motive to commit the crime as the evidence in this regard is absolutely hearsay in nature. उन्होंने कहा जो ये वाला मतलब ये hearsay है, ये concocted भी हो सकता है, ये इस पे कोई डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं थी, जो इसमें चेन कंप्लीट नहीं थी कि वाकई ही ये मोटिव जो अलेज किया गया है वाकई ये इन्वॉल्व था, इसमें ये प्रूव नहीं है। फिर हम आ जाते हैं पैरा 93 में। The fact that we had ruled out the circumstance related to making up any extrajudicial conviction and discovery of weapon offense etc. as not having been established, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये भी पाया कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को कोई नहीं हुई है, डाउटफुल है, और डिस्कवरी ऑफ वेपन भी सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस की कंप्लायंस नहीं है, वहां पे वो भी नहीं है, और चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस स्नैप्स सो बैडली कि इसमें ब्रेकेज है, स्नैप इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, कंसिस्टेंस नहीं है, they have to consider any circumstance even like motive would not be necessary. So thus the conclusion क्या है, thus in view of the aforesaid discussion जो ऊपर appreciation की है, consideration की है, we have reached to the conclusion that the evidence of discovery of weapon, जो उन्होंने weapon और क्लोज है, वेपन वही क्लब्स वगैरह जिससे उसको हिट किया था, मारा था, जो एलिगेशंस हैं क्लोज से, एक्यूज के भी क्लोज से, एंड डेड बॉडी है जो उसके इंस्टांस में एज पर 27 ऑफ एविडेंस डिसीज्ड की एट द इंस्टांस ऑफ एपिलेंट कन्विक्ट हियरिन कैन हार्डली बी ट्रीटेड एज लीगल एविडेंस। वो कहते हैं कि ये लीगल एविडेंस नहीं है, मतलब जो एप्रिसिएशन है उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं रेलेवेंट सेक्शन के वो कंप्लीट नहीं, तो उन्होंने कि ये डाउटफुल है, जो सारा ये क्रिएट किया है, जो उसकी एविडेंस है, जो विटनेसेस हैं, उनको अब नहीं कह सकते कि ये रिकवरी इन स्ट्रिक्ट इन कंप्लायंस टू सेक्शन 27 हुई है, जहाँ एक्स्ट्रा जुडिशियल के कन्फेशन में आता है, जहाँ कंडक्ट वगैरह जो भी इसके सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थी, कंसिडरिंग द वेरियस लीगल इन्फर्मिटी इन द सेम। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बड़ी लीगल इन्फर्मिटी पाई गई, तो फिर ये 94 में ऐसा लिखा, फिर 95 में इन्होंने सारा अपना ड्रा कर दिया। फॉर ऑल द फोर गुड रीजंस we have reached to the conclusion that High Court committed error in holding the appellant convict herein guilty of the offence of murder। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने गलत जो अपनी ऑब्जर्वेशन दिया है, ड्रॉ कंक्लूजन किया है, इन्फ्रेंस ड्रॉ किया है जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो फिर क्या लास्ट में क्या है वही, इन द रिजल्ट द अपील सक्सीड एंड इज हियर बाई अलाउड, तो अपील अलाउ की गई against impugned judgment and of Supreme Court High Court of कर्नाटका जो कन्विक्शन की थी सेंटेंस की, तो उसको सेटिस्फाइड किया गया। अपील जो क्रिमिनल अपील थी जो सुब्रया मन्य ने किया थी वो लोग हुई। द impugned जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन पास्ड बाय द हाई कोर्ट इज हियर बाय सेट असाइड। तो ऑब्वियसली जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था वो अपहेल्ड रहा, और जे एक्यूज्ड द एपिलेंट कन्विक्ट शैल बी एट लिबर्टी shall be set at liberty forthwith if not required in education। तो ये सारा मामला था, तो ये मेरे नोटिस में आई, तो इसमें काफ़ी लॉ ऑफ एविडेंस के बारे में बात की। कन्फेशन जनरली क्या होता है, अक्यूज ने ये लोगों में होता है, और पुलिस का वही थर्ड डिग्री वाला फैसला होता था कि वो चाहे आज जो हमारा भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम आ गया, इसमें टेक्नोलॉजिकल बेस्ड जो इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात की है, इसमें जो ये किया है कि आपके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है स्टेटमेंट्स की, और जो ऑडियो वीडियो कई जो इस किस्म के ऑफेंस हैं, जो हीनियस क्राइम्स हैं, उनमें क्या करेंगे आप ऑडियो वीडियो और स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की जाएगी किसी ऑफेंसेस में जो ऑडियो वीडियो, ताकि उसका विटनेस का डिमीनर भी पता चले कि वो कैसा बोलता है, क्यों बोल रहा है। तो ये सारा एक
जो लॉ ऑफ एविडेंस है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें हम कई बार गलतियां भी कर देते हैं, तो वो क्या होता है, कई बार गलतियां, तो उससे क्या होता है कि जजमेंट में काफ़ी जो कई बार हम एक्विटल गलत करते हैं, कई बार कन्विक्शन गलत होते हैं, जैसे इस केस में हुई थी। तो मुझे ये जजमेंट मेरे नोटिस में आए तो मैंने ज़रूरी समझा आपके साथ शेयर करूँगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।